हेलो एवरीवन, दिस इज योर फर्स्ट क्लास ऑफ एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, तो इसका सिलेबस जा चुका है। ठीक है, आपके सिलेबस में भाई पढ़ना क्या है, एग्रीकल्चर जो भी इंपॉर्टेंट जो माइक्रोब्स होते हैं एग्रीकल्चर के अंदर, जो एग्रीकल्चर को और बेहतर कर रहे हैं। ठीक है, बिना आपके जो है माइक्रोब्स का तो बेसिकली बहुत सारा रोल होता है एग्रीकल्चर के अंदर। आप देखेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम होता है, फर्टिलिटी बढ़ाने का काम होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आपकी क्या कर रही है, एग्रीकल्चर को और ज्यादा इनहेंस कर रही हैं। ठीक है, बिना किसी पेस्टिसाइड और बिना किसी ऐसे किसी एफर्ट के। ठीक है, तो एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम यही पढ़ते हैं। अब जब हम माइक्रो की बात करते हैं तो माइक्रो मतलब बहुत सूक्ष्म। क्या होता है? बहुत सूक्ष्म। ठीक है, बहुत जो होता है सूक्ष्म होता है। ठीक, तो मतलब वेरी लिटिल बिट, इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि नेकेड आइज से आपको दिख नहीं सकते हैं। ठीक है, आप बिना किसी एडेड जो ग्लास के नहीं देख सकते। लाइक एडेड ग्लास मतलब किसी ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से के बिना देख नहीं सकते हैं, और उन्हीं की बायोलॉजी हमें पढ़नी है। ठीक है, तो हम जब माइक्रोबायोलॉजी की बात करते हैं, बायोलॉजी मतलब लाइफ स्टडी करना है, बायो मतलब होता है लाइफ, और लॉजी मतलब स्टडी। ठीक है, ठीक है, तो इनके बारे में हमको स्टडी करनी है। तो हम जो है सूक्ष्म जो जीवाणु है जिसको माइक्रोब्स कहते हैं, उनकी जब स्टडी करते हैं एग्रीकल्चर के रिगार्ड में ही लेके चलेंगे। एग्रीकल्चर में जो जो आपके मतलब माइक्रोब्स आते हैं उनकी बात करेंगे केवल। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ हम ऐड कर लेंगे, बस एग्रीकल्चर के माइक्रोब्स के बारे में बात करेंगे। तो जब हम माइक्रोब्स के बारे में बात करते हैं तो माइक्रोब्स का जो वर्ल्ड आता है वो दो तरीके का आता है, एक होता है प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक। ठीक है, अब हमने जब शुरुआत ही की थी माइक्रोबियल जो आपका वर्ल्ड जहाँ पे आप पढ़ते हैं, फर्स्ट टॉपिक ही आपका है क्या है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक आता है। जब हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक की और यूकैरियोटिक की, तो बड़ा हमने 11th 12th हर जगह ये पढ़ा हुआ है कि प्रोकैरियोट। अब देखो जो टर्म है इसको हम तोड़ लेते हैं, कैसे? प्रोकैरियोटिक, ठीक है, और क्या होता है? यू कैरियोटिक। तो क्या हो गया इससे? प्रो का मतलब क्या होता है? प्रो का मतलब होता है जी प्रिमिटिव। क्या होता है? प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब एकदम आपके ओल्ड वाले, ठीक है, या पुराने। ठीक है, कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो ऐसा हो गया जिसके अंदर पुराने तरह का न्यूक्लियस है, या आपका क्या हो गया कि न्यूक्लियस ही नहीं है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक ऐसे होते हैं जिसमें एक प्रॉपर आपको न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलता है। अच्छा, न्यूक्लियस का काम क्या होता है? अच्छा, ये भी चीज देख लो, न्यूक्लियस का काम क्या होता है। जब हम कोई सेल देखते हैं तो सेल के अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर हमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखता है जिसको हम डीएनए यानी कि आपका जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। अब ये जो जेनेटिक मटेरियल या क्रोमेटिन थ्रेड है, ठीक है, इसको या तो आप कह सकते हो क्रोमेटिन थ्रेड। ठीक है, तो ये जो होता है क्रोमेटिन थ्रेड या डीएनए या जेनेटिक मटेरियल, ये क्या कहाँ होता है? ये आपके न्यूक्लियस के अंदर होता है। अब न्यूक्लियस के अंदर है यानी कि एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर में ये पैक्ड हो गया है पूरा प्रॉपर। आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल होता है, सेल ऑर्गेनेली होता है, वो क्या हो जाता है? आपका पूरा पैक हो चुका है। अब ये पूरा जब पैक हो गया है तो होता क्या है कि ये आपके जो फीचर आते हैं, मतलब पैक्ड हो गया है, ये आपका बहुत ही एडवांस फीचर कंसिडर किया जाता है कि जहां जेनेटिक मटेरियल आपके एक किसी मतलब स्ट्रक्चर के अंदर पूरा प्रॉपर पैक्ड है। अब इस एडवांस स्ट्रक्चर या इस एडवांस जो प्रॉपर्टी होती है, तो हमने जब बात की प्रिमिटिव वन, तो यही एडवांस प्रॉपर्टी जो होता है आपके प्रोकैरियोट या प्रिमिटिव वन के अंदर नहीं पाया जाता है। तो जब हम प्रिमिटिव या ओल्ड आपके न्यूक्लियस की बात करते हैं तो वहां पे बस हम सीधा सा ये देखते हैं कि ये जो आपका न्यूक्लियर या न्यूक्लियस है ना, जिसको हम जिसके अंदर प्रॉपर ये डीएनए पड़ा हुआ है, यही आपका जो होता है एब्सेंट होता है। मतलब ये न्यूक्लियस जो होता है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो बाहर की होती है, ये आपकी एब्सेंट होती है। जब ये एब्सेंट है तो आपका थ्रेड, हमने ये नहीं बोला कि थ्रेड ही एब्सेंट है या उसका जेनेटिक मटेरियल ही एब्सेंट है, हमने ये बिल्कुल नहीं बोला है। तो ये जो डीएनए होता है ये तो एब्सेंट होता नहीं है, तो डीएनए फिर कहाँ होता है? तो प्रिमिटिव टाइप में होता क्या है कि सेल एज सच रहेगा,
और जो जेनेटिक मटेरियल होगा दैट विल बी आपके क्या होगा, सेल के अंदर ही पूरा स्प्रेडेड आउट रहेगा। मतलब आपका ये जो बाहर का साइटोप्लाज्म है ना, बाहर का साइटोप्लाज्म, इसके पास क्या होता है, पूरा का पूरा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे फैला हुआ, बिखरा हुआ रहता है, ठीक है। तो इस बिखरे हुए इस जो साइटोप्लाज्म है, इसमें जो बिखरा हुआ ये जो थ्रेड है ना, ये आपका प्रिमिटिव हो गया। मतलब हमें प्रॉपर डीएनए नहीं देखने, प्रॉपर जो है न्यूक्लियस नहीं देखने को मिल रहा है, जहां पे डीएनए आपका क्लोज स्ट्रक्चर या पैक्ड स्ट्रक्चर में हो, राइट। So this is how we use to identify which is more advanced and which is less advanced। मतलब हम इस तरह से इसको कह सकते हैं कि क्या एडवांस फीचर है, क्या वो ज्यादा एडवांस बन जा रहा है, कैसे बन जा रहा है। तो भाई आपके जब भी जो न्यूक्लियस होता है ना, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो जब भी हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो उसके अंदर कोई भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है, और न्यूक्लियस इज वन ऑफ देम, जहां पे कभी भी जो जेनेटिक मटेरियल है वो किसी न्यूक्लियस के अंदर या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर पैक्ड नहीं होता है। ले दे के हम ये बोलते हैं कि न्यूक्लियस ही एब्सेंट होता है, ठीक है। ये चीज समझ में आ रहा है। तो प्रोकैरियोट के अंदर अभी हम जब क्वालिटी देखना शुरू करेंगे तो प्रिमिटिव तरीके का है, तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर पाए नहीं जाते हैं। अच्छा, आप मतलब आपकी अगर जो है एक छोटा सा सवाल है, अगर आपने पढ़ा है 11th-12th के अंदर इस चीज को, तो यू कैन कमेंट कि क्या जो है आपका डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर आते हैं, ठीक है। मैं कुछ स्ट्रक्चर के नाम बता देती हूँ, कुछ आप बता देना, ठीक है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, या फिर आपका जो है गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और आपके क्लोरोप्लास्ट वगैरह आ गए। तो कुछ और बचा होगा, ऐसा लग रहा होगा, तो आप बता देना, ठीक है। और इसके बाद आपका जो है ये कोई भी स्ट्रक्चर मतलब आपका प्रिमिटिव वाले में नहीं पाया जाता है, क्योंकि सारे के सारे डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है आपके प्रोकैरियोट के अंदर नहीं पाया जाता है। अब जो है प्रोकैरियोट मतलब प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता है, और न्यूक्लियस का मतलब है कि न्यूक्लियस यानी कि एब्सेंट भी होता है, ठीक है, या एब्सेंट ही होता है। यहाँ पे आपके जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर ही बिखरे हुए होते हैं, ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर ही बिखरे हुए होते हैं। वहीं जब यूकैरियोट की बात करते हैं तो यू का मतलब होता है ट्रू, क्या होता है, यू का मतलब ट्रू, और कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है। तो जब यूकैरियोट की बात करते हैं तो इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। तो ट्रू न्यूक्लियस का मतलब ये हो गया कि आपका जो न्यूक्लियस है वो प्रॉपरली पाया जाएगा, उसके अंदर जो आपका थ्रेड है, क्रोमेटिन थ्रेड है, जेनेटिक मटेरियल है, वो प्रॉपरली आपका क्या होगा, पैक्ड होगा। और जो हम बोलते हैं कि डीएनए इज द वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन, या कह सकते हैं ब्रेन ऑफ द सेल, वो आपका एक पर्टिकुलर जगह पे पैक्ड होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी यूकैरियोट के अंदर देखी जाती हैं। साथ ही साथ हमने क्या बात की है कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, तो न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर हो गया। अलॉन्ग विद दैट आपके जितने भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर हो गए, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, या फिर आपका जो है जब हम बात करते हैं प्लांट सेल की तो क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये सब का सब इसमें प्लास्टिड जो है, ये सारी चीजें इसमें माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये दोनों में की डिफरेंस होता है कि प्रो का मतलब होता है कि प्रिमिटिव तरीके का सेल, जहां पे न्यूक्लियस हमें प्रॉपर जो है मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर या कुछ ऐसे ट्रू स्ट्रक्चर्स नहीं दिखते हैं। अदरवाइज आपका जो है, अगर आप ऐसे बात करेंगे कि दोनों में, अगर आप ऐसे बात करेंगे कि दोनों में, ठीक है, तो दोनों में प्रोकैरियोट वाला जो आपका सेल होता है ना, प्रिमिटिव है, कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड, सबसे ज्यादा सशक्त सेल होता है। मतलब एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव करने के लिए बहुत ज्यादा कैपेबल होता है। मतलब जो इसकी कैपेसिटी है कि इसको थर्मो एसिडोफिल, इसका जब क्लासिफिकेशन देखोगे ना, तो ये सारे चीज आपके जो होते हैं हेलोफिल्स, हेलोफिल्स का मतलब होता है कि आपका जो है कितना भी सॉल्टी एरिया हो, थर्मो एसिडोफिल मतलब स्प्रिंग हॉट कंडीशन में भी ये पाए जाते हैं, ठीक है। मेथेनोजन जो बैक्टीरियाज होते हैं वो मतलब किसी भी एक्सट्रीम कंडीशन, आप बात कर लो कितनी भी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो, कितना भी डिग्री आपका माइनस में भी ले लो और प्लस में भी चले जाओ, ठीक है, और आप जो इमेजिन नहीं कर सकते हो उस जगह पे माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, तो आप सोच सकते हो कि वॉल्केनो या सारी चीजें ऐसी ऐसी जगहों पे जब ये प्रेजेंट हैं तो इतनी एक्सट्रीम कंडीशन में दे हैव दैट सर्वाइवल, राइट। तो उस तरह का सर्वाइवल है, उस तरह की कैपेसिटी है। और जब हमारा अर्थ ओरिजिनेट हो रहा था, जब हमारा अर्थ बन रहा था, उस टाइम पे कौन सी कंडीशन थी, एकदम आपकी रिड्यूसिंग कंडीशन, जहां पे ऑक्सीजन
पूरा एब्सेंट था, जहां पे टेम्परेचर बहुत हाई था। तो उस टाइम पे ये माइक्रोब्स यानी कि ये जो प्रोकैरियोटिक माइक्रोब्स है इन्होंने एंट्री ली थी और इन्होंने लाइफ एग्जिस्ट किया था उस टाइम पे। तो एकदम एक्सट्रीम कंडीशन में रहने की इनकी जो प्रॉपर्टी है ना, ये बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट है। और उसके साथ बहुत अभी तक ये सर्वाइवल स्टेजेस पे हैं, जहां पे हमारे बहुत सारे जो है आपके ये माइक्रोब जो यूजफुल ह्यूमन हेल्थ या ह्यूमन वेलफेयर के लिए, सॉरी ह्यूमन वेलफेयर के लिए जो है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज भी एक चैप्टर है उसमें भी पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो ह्यूमन वेलफेयर वाला चैप्टर है वहां पे अगर आप देखोगे तो ऐसे बहुत सारे माइक्रोब्स हैं विच आर यूज, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक को हम कहीं अलग नहीं कर सकते हैं, प्रिमिटिव हैं एंड वेरी दे आर वेरी कह सकते हैं कि एडेप्टेड टू द एक्सट्रीम कंडीशन। और इनकी एडेप्टेबिलिटी जो होती है इस पे बहुत सवाल आता है कि क्यों है। तो इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है यानी कि जो आउटर जो कवर होता है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंगली आपका जो होता है एक चेन पैटर्न में होता है, नेटवर्क लाइक पैटर्न में होता है। मतलब इसके जो लिपिड की बाई लेयर पाई जाती है यूकैरियोट के अंदर, इसके अंदर क्या होता है लिपिड की जो लेयर पाई जाती है वो लिंक्ड होती है, ठीक है। तो लिंक लिपिड की लेयर की वजह से मतलब ऐसे नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ऐसे नेटवर्क जैसा बना लेंगे, ठीक है। तो नेटवर्क जब होगा जब भी किसी चीज में, तो नेटवर्क का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है इनको इतना सशक्त बना देता है कि कोई भी हार्श कंडीशन में कोई भी एसिड है या हीट है इनको अफेक्ट ही नहीं कर पाती। सेल के जो आपका जेनेटिक मटेरियल है उसको अफेक्ट ही नहीं कर पाती है। तो हम ले दे के यही कहते हैं कि सेल को अफेक्ट नहीं करती है, ठीक है। तो आपका क्या है ये आपके जो प्रोकैरियोट्स की प्रॉपर्टी है। वहीं यूकैरियोट्स की बात करेंगे तो हमने बहुत आपके एनिमल सेल प्लांट सेल सबके बारे में बात की है। वहां बाइलिपिड लेयर होती है, डिस्ट्रॉय करना बहुत ईजी होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें बहुत एडवांस चीजें नहीं पाई जाती हैं। लेकिन मतलब एडवांस ऐसा वाला नहीं, एक्सट्रीम कंडीशन वाला जो सर्वाइवल केस नहीं देखा जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, यहां से थोड़ा सा शुरू करें कि जब शुरू की बात है, कौन सी शुरू की बात है, कैरोलस लीनियस जो आपके जिन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था या 2 किंगडम्स दिए थे जिसमें आप प्लांट और एनिमल, इन्हें लगा कि दुनिया में 2 चीजें हमें देखने को मिलती हैं और हमने पूरे वर्ल्ड के जितने ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनमें आपके लाइफ होते हैं, तो प्लांट और एनिमल्स होते हैं। और इन लाइफ को हम करें क्या कि डिवाइड कर दें, ठीक है। इनको पढ़ा जाए, इनको देखा जाए कि इसमें क्या है, क्या चीजें पाई जाती है। तो उन्होंने क्या किया, डिवाइड किया और 2 ग्रुप जब डिवाइड किया तो एक ग्रुप बना प्लांट और एक ग्रुप आपका जो है एक ग्रुप एनिमल का बन गया, ठीक है। तो प्लांट के अंदर हम क्या करते हैं, जितने भी ग्रीन ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी मतलब ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको स्टडी करते हैं। एनिमल के अंदर जितने भी हेटरोट्रोपिक होते हैं उनको स्टडी करते हैं, ठीक है। अब उसके साथ साथ इन्होंने जो बाइनोमियल सिस्टम दिया, बाइनोमियल सिस्टम मतलब किसी भी आपके ऑर्गेनिज्म का एक पर्टिकुलर नेमिंग देंगे। नेमिंग का मतलब क्या होता है कि वो जो ऑर्गेनिज्म है वो वर्ल्ड लेवल पे केवल एक नाम से जाना जाए। तो इन्होंने जब नेमिंग दी तो क्या ग्रीक वर्ड में नेमिंग दी, ग्रीक के लैंग्वेज में नेमिंग दी। तो ग्रीक के लैंग्वेज में जो नेमिंग होती है तो ग्रीक लैंग्वेज का मतलब है ऐसी अब भाषा में उनका नेमिंग किया गया, ठीक है, जो अब यूज में नहीं है। देखिए जो भी चीज यूज होती है ना उसी को जो है वही मतलब परिवर्तन उसी में देखा जाता है। जो लैंग्वेज यूज में रहेगा उसमें परिवर्तन देखा जाएगा। और ग्रीक लैंग्वेज को डेड लैंग्वेज बोला जाता है। डेड लैंग्वेज मतलब अब यूज में नहीं है, कोई यूज नहीं करता है। तो जितने भी साइंटिफिक नेम दिए जाते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी प्लांट का, किसी फ्रूट का, तो वो क्या किया जाता है आपका ग्रीक लैंग्वेज में दे दिया जाता है कि उसमें कभी बदलाव ना हो। और वो जो होता है एक तरह से कह सकते हैं उसका बायोलॉजिकल या कह सकते हैं वो पूरे वर्ल्ड पे ग्लोबल लेवल पे एक्सेप्टेड होता है, ठीक है। तो बायोलॉजिकल वर्ल्ड में उसका एक पर्टिकुलर नाम दे दिया जाता है जो ग्लोबली एक्सेप्टेड होता है, ठीक है। और ये जो आपका बायोनोमियल जो सिस्टम है ये अब एक बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे काम करता है, जहां आपके जो है जूलॉजिकल सिस्टम अलग, मतलब जहां पे एनिमल की नेमिंग अलग किया जाता है और प्लांट की नेमिंग अलग किया जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, द नॉमेनक्लेचर ऑफ नॉमेनक्लेचर, मेनी टैक्सोनॉमिस्ट है ना क्लासिफाई द ऑर्गेनिज्म व्हिच वुड बी एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड। अच्छा,
इसके बाद इन्होंने तो दिया टू किंगडम क्लासिफिकेशन, ये बस और बता रहा है कि इन्होंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया, टैक्सोनॉमिस्ट और भी रहे हैं जिन्होंने और भी जो है क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म के देने की कोशिश की है, और हम इसके बारे में भी बात करेंगे। तो जब यहाँ हम बात करते हैं तो यहाँ हमने क्या जाना कि हाँ, आपके जो हैकल है, अर्नेस्ट हैकल इनको बोला जाता है, ईएच लिखा है लेकिन ई होना चाहिए, या तो ईएच ही लिख दो या तो हाँ। तो अर्नेस्ट हैकल जो थे 1866 में इन्होंने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। मतलब इन्होंने बताया कि हम अभी तक 2 किंगडम हम पढ़ रहे थे, प्लांट और एनिमल। इन्होंने कहा नहीं नहीं, एक प्रोटिस्टा भी आप इसमें इंक्लूड कर लो। इस जो ऑर्गेनिज्म है इसमें जो है आपके प्रोटिस्टा के अंदर प्रो का मतलब होता है, प्रो का मतलब होता है फर्स्ट, ठीक है, प्रो का मतलब होता है फर्स्ट। अब थोड़ा सा नाम हमेशा याद रहेगा तुमको, ठीक है। और जो आपके स्टा का मतलब होता है एनिमल्स, तो प्रोटोजोआ, ज्यादातर प्रोटोजोआ या प्रोटिस्टा जो आते हैं इसमें जो होता है आपके ऐसे जो है फर्स्ट ऐसे ऐसे जो ऑर्गेनिज्म को, माइक्रोब्स को रखा गया जो एनिमल की तरह बिहेव कर रहे थे या जो लोकोमोशन दिखा रहे थे, ठीक है। तो इन्होंने कहा नहीं, इनमें हम जो है प्रोटिस्टा भी इंक्लूड करेंगे। इसके बाद आपके आए आर.एच. विटेकर, जो मोस्ट एक्सेप्टेड आपका 1969 में इनका क्लासिफिकेशन आया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में यहाँ पे एक 4 किंगडम क्लासिफिकेशन भी दिए थे, एक कोपलैंड दिए थे, ठीक है। कोपलैंड, यहाँ मैं लिख दे रही हूँ नाम, कोपलैंड, ठीक है। कोपलैंड ने दिया था 4 किंगडम, ठीक है, किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन। तो जो कोपलैंड होते हैं 4 किंगडम क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया था, और उन्होंने इंक्लूड किया था फंजाई को। क्या इंक्लूड किया था? फंगस को इन्होंने इंक्लूड कर दिया था, ठीक है। और फिर आया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एच. विटेकर का मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है। इन्होंने क्या किया था? मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, ठीक है। मोनेरा का मतलब सारे के सारे बैक्टीरिया आ गए इसमें, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया आ जाते हैं इसमें, और यूकैरियोटिक बैक्टीरिया भी आते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे प्रोकैरियोटिक लिखा है तो कोई बात नहीं, हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक भी इसमें पढ़ेंगे। तो यू एंड प्रो आप लिख लो, यू एंड प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया आते हैं। बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी आती है मोनेरा के अंदर। तो इन्होंने एक और क्या ऐड कर दिया? मोनेरा। अभी तक हमने क्या देखा कि सबसे पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आया था तो प्लांट एनिमल था, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आया तो प्रोटिस्टा ऐड हो गया, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आया तो फंगस ऐड हो गया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया तो मोनेरा ऐड हो गया। और मोनेरा में आपके सारे के सारे यू और प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया या बीजीए एल्गी आते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रोटिस्टा में सारे प्रोटोजोआ, फर्स्ट एनिमल आते हैं या आपके एल्गी आते हैं, ठीक है, कुछ एल्गी भी आते हैं। फिर प्लांटी की बात करते हैं तो सारे आपके प्लांट आ जाएंगे, हायर प्लांट्स जिसमें हम कंसिडर करते हैं। फिर इसके बाद आपका होता है जो माइसिटी, या फिर इसको हम जो है आपका फंगस भी बोलते हैं। इसके अंदर आपका ईस्ट आ जाता है और मोल्ड्स आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम एनिमलिया की बात करते हैं तो आप यहाँ पे लिख लेना कि ये फंगस हो गया, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, डाउट किसी तरह का नहीं रखना है, ठीक, फंगस हो गया। इसके बाद आपका आता है एनिमिलिया सारे के सारे आपके क्या होते हैं? एनिमल्स आते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक की। तो प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक की जब हम बात करते हैं तो हमने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें इस पे पढ़ ली है, देख ली है। फिर से हम एक बार देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल देखो, यहाँ पे कोई न्यूक्लियस नहीं है, जेनेटिक थ्रेड आपके साइटोप्लाज्म के अंदर। अब सबसे पहले क्या है, ये बाहर आपका सेल है, ये कैप्सूल है, उसके ऊपर छोटे छोटे ऐसे पिलाइज निकले हुए हैं, ठीक है। ये सारी चीजें बस देख लो, मैं बताती हूँ आपको। इसमें हाँ आपके जो सेल वॉल भी पाया जाता है, बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल भी पाया जाता है, ठीक है। प्रोकैरियोट बैक्टीरिया के अंदर सेल के अंदर आपका साइटोप्लाज्म पाया जाएगा, सेल मेम्ब्रेन ये हो गया, ठीक है। तो कैसे बताया जाए, मान लो सबसे पहले आपका सेल वॉल, दूसरा क्या हो गया? सेल मेम्ब्रेन, तीसरा आपका साइटोप्लाज्म हो गया, ठीक है। इसके बाद हम जो है बात करते हैं जो इसके अंदर, किसके अंदर? आपके साइटोप्लाज्म के पास एक आपको फैला हुआ थ्रेड दिख रहा है। इस थ्रेड को हम क्या कहते हैं? आपका न्यूक्लियोइड बोलते हैं। न्यूक्लियोइड मतलब एक पर्टिकुलर नाम दे दिया गया है या जेनेटिक मटेरियल जो फैला हुआ होता है। उसके बाद कुछ और चीजें हमें देखने को मिलती हैं। एक चीज देखने को मिलता है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड का मतलब होता है सर्कुलर डीएनए। क्या होता है? गोल गोल ऐसे, जो आप पढ़े भी होंगे इस तरह से, सर्कुलर डीएनए होता है। क्या होता है? सर्कुलर डीएनए इसको बोलते हैं। तो ये बहुत सारे जो है रेसिस्टेंस, बहुत सारे एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस के एनवायरनमेंट में काम करता है। कोई बहुत ज्यादा जेनेटिक रोल नहीं होता है इनका, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आपका राइबोसोम। राइबोसोम पाया जाता है, तो प्रिमिटिव है तो थोड़ा प्रिमिटिव तरीके का राइबोसोम पाया जाता है
प्रोकैरियोटिक में। इसके बाद आपका पाया जाता है पिलाई और कैप्सूल, ठीक है। तो पिलाई जो होता है छोटे छोटे आपके जो होते हैं ऐसे कह सकते हैं फिलामेंट लाइक निकले हुए होते हैं। इनका काम क्या होता है कि जब कॉन्जुगेशन होता है, कॉन्जुगेशन मतलब कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन, ठीक है मुझे, हाँ कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है, सेक्सुअल ट्रांसडक्शन होता है, ठीक है, सेक्सुअल इंटरचेंज भी कह सकते हो, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है, ठीक है, तो रिप्रोडक्शन के टाइम में ये जो है पिलाई हेल्प करता है एक दूसरे को अटैच करने में और आपके जेनेटिक मटेरियल के एक्सचेंज में, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं ये पिलाईज, ठीक है। एक और स्ट्रक्चर होता है फिम्ब्री, फिम्ब्री आपका वो भी छोटा छोटा ऐसे ही फिलामेंट होता है, उसको क्या बोला जाता है, यहाँ पे देखो फिम्ब्री क्या होता है, फिम्ब्री, ठीक है। तो फिम्ब्री जो होती है वो अटैचमेंट में हेल्प करती है या एंकरिंग में हेल्प करती है। तो अटैचमेंट का मतलब हो गया कि अटैचमेंट में हेल्प करती है, अटैचमेंट मतलब किसी सरफेस से इनको चिपकना हो तो फिम्ब्री हेल्प कर देती है, ठीक है। इसके बाद हम जब बात करते हैं आपके राइबोसोम की, तो प्रिमिटिव है तो प्रिमिटिव तरीके का पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है 70s, यूकैरियोट्स में 80s पाया जाता है, यूकैरियोट में 80s पाया जाता है, इसमें 70s पाया जाता है। तो ये पूरे प्रोकैरियोट का स्ट्रक्चर हो गया। जब यूकैरियोट की बात करते हैं तो यहाँ हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही हैं, जैसे आप सबसे पहले जानते ही हैं कि इसमें भी आपका सेल मेम्ब्रेन पाया जाएगा, ठीक है, इसमें कोई सेल वॉल नहीं पाए जाते, तो इसमें सेल वॉल पे कहीं एरो नहीं गया है, ब्लैक वाला एरो देखो कहीं नहीं गया है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि साइटोप्लाज्म इसके अंदर भी पाया जाता है। इसके बाद उस साइटोप्लाज्म के अंदर हमको एक प्रॉपर जो है गोल स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, ये न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर आपके न्यूक्लियोलस होते हैं, आपको पता है जहां राइबोसोम की फैक्ट्रीज को बोली जाती है, राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम होता है, ठीक है। इसके बाद आपको गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आपको सेंट्रियोल जो सेल डिवीजन में हेल्प करता है वो देखने को मिल जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिल जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम देखने को मिल जाएगा, मतलब आपको मैक्सिमम चीजें देखने को मिल जा रही हैं जो आपके डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है यूकैरियोट के अंदर, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर आपको और भी सुंदर सुंदर गूगली करोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। ऐसी कोई बहुत वाव स्ट्रक्चर मैंने नहीं दिखाया है, लेकिन हाँ ऐसा दिखाया है कि आप बहुत सारी चीजें देख के समझ जाओ और सीख जाओ। इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे एक टेबल लाइक स्ट्रक्चर दिया है, मुझे बड़ा अच्छा लगा तो मैंने जो है ले लिया कि भाई समरी में या इस तरह से आप समराइज फॉर्म में पढ़ सकते हो। जैसे यहाँ पे एक कैरेक्टरिस्टिक्स दे दिया है, यहाँ पे एक कैरेक्टरिस्टिक्स दे दिया है, प्रोकैरियोट दे दिया है और यूकैरियोट। तो हमें देखना है कि ये जो कैरेक्टर है प्रोकैरियोट में कैसे पाए जाते हैं, यूकैरियोट में कैसे पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। जब हम साइज की बात करते हैं तो ऑब्वियसली प्रोकैरियोट्स बहुत छोटे होते हैं और ये थोड़े से उनसे बड़े होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। तो जनरली इसमें जो न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन होता है तो एब्सेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल इसमें फ्री होते हैं, इसमें जो है प्रेजेंट होता है, यही तो पहला फीचर है, ठीक है। इसके बाद हम न्यूक्लियस की जब हम बात करते हैं तो इसमें प्रिमिटिव तरीके का न्यूक्लियस पाया जाता है और इसमें क्या होता है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है, राइट। इसके बाद न्यूक्लियोलस की बात करते हैं तो न्यूक्लियोलस आपको इसमें कहाँ दिख रहा है, इसमें कोई न्यूक्लियोलस नहीं दिख रहा है, इसमें जो है प्रेजेंट होता है ऑब्वियसली न्यूक्लियोलस जहां पे राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। राइबोसोम की क्या होती है, कह सकते हैं ये फैक्ट्री होती है, राइबोसोम की फैक्ट्री होती है, राइबोसोम का सिंथेसिस करती है। जब माइटोकॉन्ड्रिया जो क्लोरोप्लास्ट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब सारा एक साथ दे दिया है, ठीक है, ये सारे इसमें एब्सेंट होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़े। अब क्या होता है कि सेल डिवीजन की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, माइटोसिस वाला सेल डिवीजन एब्सेंट होता है, इसमें कोई ऐसा माइटोसिस वाला नहीं पाया जाता है कि आपका एक सेल से दो सेल बढ़ जाए, मतलब माइटोसिस के थ्रू नहीं होता है इसमें, लेकिन आपके पाए जाते हैं यूकैरियोट्स में। अब हम जीन ऑर्गेनाइजेशन या जीन ट्रांसफर की बात करते हैं तो इसमें जो होता है या रिकॉम्बिनेशन, जहाँ पे हम कहते हैं ना कि जेनेटिक वेरिएशन जो आना होता है वो इसमें ज्यादातर एब्सेंट होता है, इसमें पाया जाता है, ठीक है, इसमें पाया जाता है। फिर क्रोमोसोम की बात करते हैं तो क्रोमोसोम सर्कुलर क्रोमोसोम विदाउट हिस्टोन्स पाए जाते हैं, बिल्कुल पाए जाते हैं। इसमें जो होता है लीनियर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, हिस्टोन प्रोटीन के साथ पाया जाता है, हिस्टोन प्रोटीन के साथ पाया जाता है, ठीक है। मीजोसोम एक एक और स्ट्रक्चर होता है, जब हम देखेंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे फैला हुआ रहता है, इसको बोलते हैं मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन ही होता है, ये जो होता है मीजोसोम होता है। मीजोसोम का बहुत सारा फंक्शन है, रेस्पिरेशन और जो है बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है। थोड़ा इसको माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेट करके लिया जाता है कि एनर्जी वगैरह देने का काम करता है या एनर्जी बनाने का काम करता है। तो मीजोसोम जो होते हैं प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं, तो इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें एब्सेंट होता है, तो इसको चाहिए भी नहीं, इन्हीं को बेचारे को जरूरत है।
राइबोसोम की बात करें तो इसमें 70S पाया जाता है और पूरे साइटोप्लाज्म में फैले होते हैं। 80S में पाया जाता है और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह में पाए जाते हैं, आप तो जानते ही हैं। और प्लांट की बात करें तो आपको इसमें जो है क्लोरोप्लास्ट में भी देखने को मिलता है। पेप्टिडोग्लाइकन जो होती है सेल वॉल पाई जाती है इसके अंदर। जब हम सेल वॉल पढ़ रहे हैं, प्रोकैरियोट के अंदर सेल वॉल कोई पाया जाता है, तो जो सेल वॉल पाई जाती है इसके अंदर वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, नाम याद कर लो, ठीक है। तो इसके अंदर क्या पाया जाता है, एक पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल पाई जाती है, ठीक है। इसमें प्रेजेंट होती है, इसके अंदर सेल वॉल नहीं होता है। प्लांट के अंदर होता है सेलुलोजिक सेल वॉल होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एस्टेरोल्स इन द साइटोप्लाज्मिक जो है मेम्ब्रेन। तो एस्टेरोल्स एक्स्ट्रा दे दिया है, लेकिन एस्टेरोल्स होते हैं आपके इसमें यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है, इसमें एब्सेंट होता है। वो आपके लिपिड के जो है लेयर को मेंटेन करता है, उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। एक्स्ट्रा दिया है, रहने दीजिए। अब इसके बाद हीट रेसिस्टेंस वगैरह जो होता है इनके, जो कुछ स्पीसीज में होता है, इसमें नहीं होता है। रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन देख लो, इसमें आप ऑर्गेनिज्म देख लो, इसमें बैक्टीरिया बीजीए होता है, इसमें फंगी, एल्गाई जो है जो प्रोटोजोआ होते हैं। इसमें अगर हम बात करते हैं एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस मीथेन गैस, तो भाई यही होते हैं, मेथेनोजेनेस में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट्स के एक एग्जाम्पल है मेथेनोजन, प्रोकैरियोट का एक एग्जाम्पल है मिथेनोजेंस, ठीक है। तो ये करता क्या है, बायोगैस प्रोड्यूस करता है, जिसको हम मीथेन गैस CH4 बोलते हैं, ठीक है। और इसमें ये चीज नहीं होता है। आपके जितने भी रूमिनेंट्स होते हैं, ठीक है, उनके डंक में ये पाया जाता है, पेट में पाया जाता है, इसीलिए उनके डंक में भी पाया जाता है। और इसीलिए जो रूमिनेंट्स मतलब जितने कैटल्स होते हैं, गाय गोबर, जो गाय भैंस होती है, उनके गोबर के अंदर पाया जाता है, उनके पेट के अंदर पाया जाता है, वो गोबर के साथ निकल आते हैं। इसीलिए गोबर जो होता है आपका फ्लेमेबल होता है, ठीक है। इसके बाद जब हम बात करते हैं उसको, मतलब सुखा उखा के जलाते हैं। न्यूमेरिक एसिड का इन सेल वॉल, तो इसमें रेयर पाया जाता है, इसमें एब्सेंट ही होता है। न्यूमेरिक एसिड भी ज्यादा दे दिया है। न्यूमेरिक एसिड एक तरह का आपका सेल वॉल होता है जो प्रोकैरियोट्स के अंदर पाया जाता है, मतलब कुछ एसिड होते हैं जो पाए जाते हैं सेल वॉल के अंदर। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो है कीमोऑटोट्रॉप्स। कीमोऑटोट्रॉप्स का मतलब क्या हो गया, कीमोऑटोट्रॉप्स। कीमोऑटोट्रॉप्स का मतलब होता है कि आपके केमिकल्स को, जहाँ पे हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं ना, वो यूज करके आपका क्या करते हैं, एनर्जी जनरेट करते हैं, अपने लिए फूड बनाते हैं। तो इनमें होता है, इनमें एब्सेंट होता है, ठीक है। प्रोकैरियोट में होता है और इसमें एब्सेंट। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मेजर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब मेजर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो सबसे पहले हम बैक्टीरिया की बात करते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया की जब हम बात करते हैं तो इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, इसकी बात करेंगे। क्या है इसमें, बैक्टीरिया जितने भी होते हैं ज्यादातर प्रोकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक भी होते हैं भाई, यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब एक सेल के बने हुए होते हैं। एक क्लोरोफिलस माइन्यूट होते हैं, ठीक है। एक क्लोरोफिलस मतलब जिसमें क्लोरोफिल ना पाया जाए, ठीक है। और क्या होते हैं, माइन्यूट होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, ठीक। माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं विथ रिजिड सेल वॉल, मतलब बहुत ही रिजिड का मतलब हार्ड टफ सेल वॉल होता है पेप्टाइडोग्लाइकन का, ठीक है। इनकी साइज जो होती है 0.5 से 1.5 म्यूमीटर की होती है। थिकनेस की बात करते हैं हम, ठीक है। और लेंथ में आपका क्या होता है, ये थिकनेस है, मतलब मोटे कितने पाए जा सकते हैं। और लेंथ की अगर हम बात करें, लंबाई में कितने होते हैं, तो आपके कितने होते हैं, 1 से 3 म्यूमीटर इन डायमीटर होते हैं, ठीक है। इसके बाद अच्छा थिकनेस, अच्छा ये लंबाई की बात कर रहा है, ये जो है डायमीटर की बात कर रहा है, सॉरी। इसके बाद बैक्टीरियल सेल्स जो होते हैं वेरी इन शेप, बहुत सारे शेप के होते हैं, ठीक है, बहुत सारे शेप के होते हैं, जिसमें हम जो है आपके सिलेंड्रिकल, जो स्पाइरल शेप की बात करें, या फिर आपके स्पाइरल शेप की या स्फेरिकल शेप की बात करते हैं। तो ये अगर आगे नहीं दिया होगा तो मैं बिल्कुल आपको बता दूंगी। हाँ, स्फेरिकल जो बैक्टीरिया होता है, स्फेरिकल का मतलब सुने ही होंगे, जानते ही होंगे, गोल गोल राउंड बैक्टीरिया भी बोल सकते हैं इनको। राउंड शेप के बैक्टीरिया होते हैं, कैसे होते हैं, राउंड शेप के बैक्टीरिया होते हैं, या कोकस बैक्टीरिया भी जिसको बोला जाता है। तो कोकस जो होते हैं, जितने भी कोकाई होते हैं, कोकस मतलब ही होता है जो गाय के गोबर पे पाए जाते हैं। तो ये जो गोबर वाले बैक्टीरिया होते हैं एकदम गोल गोल होते हैं, ठीक है। रॉड शेप के भी होते हैं, ऐसे रॉड शेप के, जो आपके दूध के अंदर पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होता है, बैसिलाई बैक्टीरिया जिसको हम बोलते हैं, ये रॉड शेप के होते हैं, लंबे लंबे पतले पतले रॉड शेप के होते हैं। इसके बाद हेलिकल या
स्पाइरलम शेप का भी होता है। स्पाइरल मतलब वो जो रिबन नहीं आता है हैप्पी बर्थडे में लगाया जाता है, वो वाले स्पाइरल शेप के होते हैं। तो स्पाइरल शेप के भी होते हैं। स्पाइरुलिना आता है इसके अंदर। बैक्टीरिया विच एग्जिबिट वेराइटी ऑफ शेप आर कॉल्ड प्लियोमॉर्फिक, मतलब जो आपके बहुत सारे शेप अलग अलग शेप में आए थे उनको एक पर्टिकुलर नाम दे दिया है, प्लियोमॉर्फिक नाम दे दिया है। बैक्टीरिया मल्टीप्लाई भी होते हैं या रिप्रोड्यूस भी करते हैं एसेक्सुअली। और एसेक्सुअल में कौन कौन सा इसमें होता है? बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन मतलब समझ रहे हैं, एक से टूट के दो में चले आते हैं, ठीक है, एक से टूटेगा दो में चला आएगा। बर्डिंग होती है, मतलब आपका एक सेल है, इसमें छोटा सा एक कोई आउटग्रोथ होगा, ठीक है, और वो बाहर बाद में मतलब डिटैच हो जाएगा, अटैच नहीं डिटैच हो जाएगा। एंडोस्पोर फॉर्मेशन होता है, मतलब कोई सेल है इसके अंदर स्पोर का फॉर्मेशन हो गया। एंडोस्पोर मतलब एक आपका स्पोरेंजिया के अंदर छोटे छोटे स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा और बाद में ये स्पोर्स ऐसे हवा में डिस्पर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से इनमें ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। अब क्या हम बात करते हैं सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं, तो कॉन्जुगेशन की भी मैंने बात की, कॉन्जुगेशन, ट्रांजैक्शन जिसमें अभी हमने बात की थी, पिलाई हेल्प करता है, ट्रांसफॉर्मेशन, इन सारी चीजों में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज देखा जाता है। एग्जैक्टली तो ये आपके सेक्सुअल, जहां भी जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज देखा जाए ना, जैसे आपका जो है जेनेटिक मटेरियल थोड़ा सा भी जा रहा हो, आ रहा हो, तो ये आपके सेक्सुअल ट्रांस जो है रिप्रोडक्शन के अंदर आ जाता है। तो ये सारी चीजें आपके कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है, जहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं। बैक्टीरिया आइदर, ज्यादातर मतलब आइदर नहीं, ज्यादातर मोटाइल ही होते हैं, फ्लैजिला होता है, और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कुछ केसेस में नॉन मोटाइल देखने को मिलता है, अदरवाइज प्रोकैरियोटिक में फ्लैजिला देखने को मिलता है, ठीक है। जब हम बात करते हैं, अच्छा देखिए ये आपके डिफरेंट शेप इसमें दे दिया है, तो थोड़ा सा छोटा करेंगे अगर हम इसको, तो आपको बहुत अच्छा इसका डायग्राम जो है देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर बात करते हूँ, ठीक है, मुझे बेसिकली मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज दिया हुआ है कि जो आपका फिलामेंट है ना, जो फिलामेंट है या फ्लैजिला है, वो देखो यहाँ पे देखोगे तो दोनों साइड में, इधर भी है, इधर भी है, और इस साइड में भी फ्लैजिला है। इसमें देखोगे एक ही साइड में, इसमें देखोगे एक साइड में बहुत सारे फ्लैजिला है, इसमें देखोगे एक साइड में मतलब पूरे सेल के अंदर ऐसे फैले हुए हैं। तो इस जो है फ्लैजिला, प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला के बेसिस पे भी आपके जो बैक्टीरिया को है वो बांट दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और दिया हुआ है, कुछ कुछ चीजें जो अभी हमने पढ़ी हुई है कि आपका जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो यहाँ पे एक पेरेंट सेल है, दो चीज में डिवाइड हो जा रहा है, या बाइनरी फिजन देखने को मिल रहा है। ये इस तरह से आपका बर्डिंग देखने को मिल रहा है, छोटा सा बर्ड है, फिर बाद में डॉटर सेल में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से आपकी क्या होती है, बहुत सारी चीजें इसमें आपका डायग्राम के हेल्प से समझा दिया है। इसके बाद जब हम बात करते हैं फंजाई की, ठीक है, तो फंजाई की जब हम बात करते हैं, दूसरा चीज हमें फंजाई देखने को मिलता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर। जब फंजाई देखने को मिले ना, बस मशरूम याद कर लेना और ईस्ट याद कर लेना, जो सबसे ज्यादा अभी पिज्जा उजा में हम लोग डालते हैं उसको फैलाने फुलाने के लिए, ठीक है। तो ये जो ईस्ट होता है, ब्रेड में यूज होता है, आपके अल्कोहल बनाने में यूज होता है, फर्मेंटेशन में ज्यादातर यूज होता है। तो ये फंजाई जो होता है बहुत ही, देखिए ह्यूमन जो होता है, मैं बार बार इस चीज को पता नहीं कितनी बार बोल चुकी हूँ, बड़े स्वार्थी होते हैं। वो बस अपना फायदा ढूंढते हैं, किसी चीज को नष्ट किए जा रहे हैं, किसी चीज को पढ़े जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, उनको बस देखना होता है कि इसमें मेरा फायदा है या नहीं। अच्छा, फायदा दिख गया, हर मन देखिए, जब जब भी प्रकृति कोई चीज बनाती है ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपका वो चीज केवल नुकसानदायक ही हो, वो चीज फायदेमंद भी होती है। तो ह्यूमन सोचता है कि क्या उससे फायदा निकाल लिया जाए। और जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, जिसको हम देख भी नहीं सकते खुली आंखों से, या हम कह सकते हैं कि बिना किसी मैग्नीफाइंग ग्लास के हेल्प से, वहां भी हम फायदा ढूंढने की बात करते हैं। और जब हमें किसी चीज में फायदा मिल गया ना, तो फिर तो हम उसका इस्तेमाल किए जाएंगे। और फंजाई वन ऑफ दैट माइक्रोब्स है, या कह सकते हैं ऐसा ऑर्गेनिज्म है जहाँ पे आपको फायदे ही फायदे मिलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है, फंजाई से जो इन्फेक्शन होते हैं, जो रैशेज होते हैं, या आप जानते हैं रिंगवर्म वगैरह होता है, फंगल इन्फेक्शन जल्दी ठीक भी नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे खतरनाक बीमारियां भी फंगस हमें देता है। तो जो खतरनाक है वो खतरनाक है, जो अच्छे हैं वो अच्छे ही हैं, ठीक है। तो हम जब बात करते हैं फंजाई की, तो यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक मतलब एडवांस न्यूक्लियस पाया जाएगा, बाकी आपके डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर पाए जाएंगे, और बहुत सारी हमने चीजें पढ़ी है, वो सारी चीजें देखने को मिलेगी। स्पोर बियरिंग होता है, ज्यादातर स्पोर का फॉर्मेशन होता है, एसेक्सुअली जो होता है स्पोर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और क्या होते हैं, एक क्लोरोफिलस होते हैं। एक क्लोरोफिलस का मतलब है कि इसमें आपका फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, ठीक है। तो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, यानी दूसरे के ऊपर फूड के लिए डिपेंड होते हैं। और हेट्रोट्रॉप में भी सेप्रोफाइटिक टाइप के होते हैं। क्या होते हैं ये? हेट्रो, क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉप,
क्रॉप्स होते हैं उसमें भी आपके क्या होते हैं, सेप्रोफाइटिक टाइप के होते हैं। सेप्रोफाइटिक मतलब जो डेड डिके क्या होता है, डेड एंड डिके मटेरियल के ऊपर क्या होता है, मटेरियल के ऊपर डिपेंड होते हैं फूड के लिए, फूड एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो डेड डिके मटेरियल के ऊपर फूड एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, या फूड उनसे एब्जॉर्ब करते हैं, इसको हम सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। और ये हेट्रो टाइप्स या हेट्रोट्रॉप्स ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर आता है, ठीक है, पाया जाता है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसके बाद अच्छा इसके साथ इनके पास होता है सेल वॉल, और सेल वॉल इनका किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। क्या होता है, काइटिन। काइटिन एक तरह का अगर केमिकल है, इससे बना हुआ होता है, ठीक है। सेल वॉल ऑफ द फंजाई इज मेड अप ऑफ द काइटिन और सेल्यूलोज। सेल्यूलोज दिया है लेकिन एक्चुअली सेल्यूलोज पता नहीं, मैंने तो नहीं पढ़ा है अभी तक, काइटिन ही याद रखो, कहीं देखने को मिलेगा तो मैं बताऊंगी। दे मे बी यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर, हाँ ये भी चीज है कि एक सेल के भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर में केवल ईस्ट ही आता है यूनिसेल के अंदर, बाकी सबके सब मल्टी सेलुलर ही होते हैं, ठीक है, तो ज्यादा नहीं सोचना है। सम फॉर्म ऑफ द फंजाई आर माइक्रोस्कोपिक, कुछ ऐसे होते हैं जो माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, कुछ इतने लार्ज होते हैं जैसे मशरूम या पफबेल्स वगैरह है, जो आपको खुली आंखों से ये देखने को मिल जाता है, ठीक है, ये लोग ऐसे ही दिख जाएंगे आपको। अब फंगल बॉडी जो होती है, एक देखो होती कैसी है, एक थ्रेड लाइक होती है, मतलब एक फिलामेंट की जैसी होती है। एक फिलामेंट को हम बोलते हैं हाइफी, ठीक है। ये फिलामेंट में दो चीज हो सकता है, या तो ये ऐसे ही फिलामेंट होंगे, ये साइटोप्लाज्म भरा हुआ होगा इसमें, और इसी के अंदर जो होता है आपके क्या होते हैं, दूसरे कलर से मैं बना देती हूँ, न्यूक्लियस ऐसे भरा हुआ होता है, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है, ये जो हाइफी है ये तो है ही है, इसके अंदर क्या होता है, ऐसे सेप्टा पाया जाता है। सेप्टा मतलब पूरा कंप्लीट सेप्टा नहीं होता है, बीच में थोड़ा सा छेद होता है, ठीक है, तो सेप्टा पाया जाता है, ठीक है। और सेप्टा ये जो साइटोप्लाज्म है ऐसे है, और इसी सेप्टा के अंदर जो होता है एक एक आपके न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो जो आपका ए सेप्टेट होता है, सिनोसिटिक ज्यादातर होता है। सिनोसिटिक कंडीशन का क्या मतलब है, बहुत सारे मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। और ये क्या होता है, ए सेप्टेट फंगस होता है। और ये क्या होते हैं, ये होते हैं सेप्टेट। क्या होता है, सेप्टेट होते हैं। सेप्टेट जो है फिलामेंट होता है या हाइफी होता है। तो हाइफी जो होता है कंबाइन कर लेता है एक साथ, बहुत सारे नेटवर्क बना लेता है, जाल बना लेता है, जिसको हम बाद में माइसीलियम बोलते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे थ्रेड ऐसे मिलके जो है आपके क्या करते हैं, माइसीलियम का फॉर्मेशन करते हैं। एक थ्रेड को हम क्या बोलते हैं, हाइफी बोलते हैं। एक थ्रेड को क्या बोल दिए, हाइफी बोल दिए। और मेनी थ्रेड जब एक साथ कंबाइन होकर नेटवर्क बना लेते हैं तो क्या बोल दिए, माइसीलियम बोल दिए, ठीक है। नाम बहुत सुंदर सुंदर सा है, याद हो जाएगा। फंगल हाइफी जो होता है मे बी सेप्टेड और नॉन सेप्टेड या सिनोसिटिक, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। सिनोसिटिक मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड, एक साथ बहुत सारा न्यूक्लियस हो, क्या हो, मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक है। यहीं पे मैं लिख दे रही हूँ, क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक है, न्यूक्लिएटेड। तो बहुत सारा न्यूक्लियस जब एक साथ पाया जाता है उसको मल्टी न्यूक्लिएटेड बोल दिए। दे आर हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, जिसको हम सेप्रोफाइटिक बोलते हैं, जहां पे ये डेड डिकेइंग मटेरियल से अपना फूड एब्जॉर्ब करते हैं। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली भी होता है और सेक्सुअली भी होता है। तो एसेक्सुअली स्पोर फॉर्मेशन से होता है, सेक्सुअली जो होता है दो अलग अलग हाइफी जो होते हैं, मतलब एक ही आपके क्लासिफिकेशन से, वो क्या करते हैं, आपस में मिलते हैं, कॉन्जुगेट करते हैं, या फिर अपना जो है मटेरियल ट्रांसफर करते हैं। इस तरह से आपको माइसीलियम देखने को मिल जाएगा, जहां नेटवर्क ऑफ जो है हाइफी आपको देखने को मिल जाता है। सिनोसिटिक हाइफी मतलब आपको एक ही फिलामेंट के तो बहुत सारे न्यूक्लियस है। यहाँ पे क्या होता है, सेप्टेट में आपको एक एक न्यूक्लियस केवल देखने को मिल जा रहा है और सेप्टा देखने को मिल जा रहा है, ठीक है। ये तो समझ में आ ही रहा है। इसके बाद इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ फंजाई, तो बहुत सारा है, नेक्स्ट जो है लेक्चर वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत नहीं है। तो अगली जो है लेक्चर वीडियो होगी उसके अंदर हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से कवर करना शुरू करेंगे। सो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका जो एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी है, पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको भी, और ये समझ में आएगा कि छोटे हैं माइक्रोब्स लेकिन कितने यूजफुल हैं। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और सारी चीजें इसके बेसिस पे रन हो रही हैं। आपके ईस्ट से ही पूरी बेकरी चल रही है, आपके ईस्ट के हेल्प से, और बहुत सारे ऐसे फंगस है जिसके हेल्प से आपका क्या हो रहा है, अल्कोहल्स बन रहे हैं, और आपका जो है आपके कह सकते हैं कि डिफरेंट तरीके के डिफरेंट फ्लेवर्स के आपके चीज बन रहे हैं। सारी चीजें, फर्मेंटेशन भी अलग अलग तरीके से है ना, न्यूट्रिशन अलग अलग तरीके का हमको देखने को मिल रहा है, किस तरह से आपके जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स की तरह बिहेव कर रहे हैं हमारे
फुल ऑफ न्यूट्रिएंट है। तो ये सारी चीजें हम जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पढ़ना शुरू करेंगे, उसकी इंपॉर्टेंस देखना शुरू करेंगे, तब हमें देखने को मिलेगा। और बहुत सारी चीजें हैं, जब फंजाई की हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो थोड़ा बहुत नहीं है, बहुत सारा है। तो इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो से। थैंक यू सो मच, अभी के लिए बाय बाय।